नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम एक बड़े सवाल की पड़ताल कर रहे हैं। क्या यूक्रेन युद्ध का जो मैदान है वो अब कीव की खाइयों से हटकर वॉशिंगटन और वैश्विक मीडिया की सुर्खियों में शिफ्ट हो गया है? क्योंकि हमारे हाथ जो दो हालिया खबरें लगी हैं वो कहीं ना कहीं इसी तरफ इशारा करती हैं। पहली खबर अमेरिका से, जहां पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा दावा किया है कि उन्होंने पुतिन को फोन करके एक हफ्ते के लिए हमले रुकवा दिए। हाँ, और दूसरी खबर सीधे मॉस्को से है, जहां क्रेमलिन ने राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की को बातचीत के लिए मॉस्को आने का मतलब एक खुला निमंत्रण दिया है। और ये दोनों खबरें देखिए ऊपर से देखने में शायद अलग अलग लगें, हाँ, लेकिन इनका डीएनए एक ही है, नैरेटिव को कंट्रोल करने की कोशिश। बिल्कुल। आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि इन दावों और निमंत्रणों के पीछे की असली रणनीति क्या है। क्या ये सच में शांति की कोई पहल है या फिर शतरंज की बिसात पर चले गए कुछ बहुत ही चालाक दाव? चलिए इसकी परतें खोलते हैं। शुरुआत ट्रंप वाले दावे से करते हैं, क्योंकि ये कहानी थोड़ी धुएं जैसी है, पकड़ में नहीं आ रही। हाँ। ट्रंप का कहना है कि उन्होंने पुतिन को फोन किया। अच्छा। और कहा कि यूक्रेन में जानलेवा ठंड पड़ रही है। अच्छा। इसलिए मानवीय आधार पर कम से कम एक हफ्ते के लिए कीव पर मिसाइल और ड्रोन हमले रोक दीजिए। और हमें ये समझना होगा कि ये कोई मामूली ठंड नहीं है। हम बात कर रहे हैं जनवरी 2026 की, जब कीव जैसे शहरों में तापमान -30 डिग्री सेल्सियस तक चला गया है। -30? हाँ, ये वो ठंड है जिसमें अगर आपके घर की हीटिंग बंद हो जाए तो ये जानलेवा हो सकती है। और यहीं पर रूस की रणनीति सामने आती है, जिसे कई विशेषज्ञ सर्दियों को हथियार बनाना या वेपनाइजिंग विंटर कह रहे हैं। हाँ, ये टर्म मैंने भी सुना है, लेकिन इसका मतलब जमीनी स्तर पर क्या है? क्या वो बस पावर प्लांट्स पर बम गिरा रहे हैं? नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा, मतलब सोचा समझा प्लान है। ये हमले रैंडम नहीं है। रूसी सेना खास तौर पर ट्रांसफार्मर सबस्टेशनों को, डिस्ट्रीब्यूशन केंद्रों को निशाना बना रही है। अच्छा। ये वो चीजें हैं जिन्हें बदलना या मरम्मत करना बहुत मुश्किल है और इसमें बहुत समय लगता है, खासकर सर्दियों में। तो मकसद सिर्फ बिजली काटना नहीं है? नहीं, मकसद है महीनों तक चलने वाली मरम्मत की एक ऐसी आपदा पैदा करना जो यूक्रेनी समाज को अंदर से तोड़ दे, लोगों का मनोबल गिरा दे और सरकार के खिलाफ गुस्सा पैदा करे। मतलब ये एक तरह का मनोवैज्ञानिक हमला भी है? बिल्कुल। जो मिसाइलों के जरिए किया जा रहा है। तो इसी भयानक स्थिति के बीच ट्रंप आते हैं और कहते हैं कि उन्होंने पुतिन को हमले रोकने के लिए मना लिया। उन्होंने इसे एक आश्चर्यजनक सफलता भी कहा, क्योंकि उनके अपने सलाहकारों को भी यकीन नहीं था कि पुतिन मानेंगे। और यहीं पर कहानी दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि इस दावे की सबसे बड़ी समस्या यह है कि यह सिर्फ एक दावा है, इसका कोई सबूत नहीं है। कोई पुष्टि नहीं हुई। कोई पुष्टि नहीं। जब ये खबर आई तो क्रेमलिन की तरफ से पूरी तरह चुप्पी थी। कोई आधिकारिक बयान नहीं आया कि हाँ, हम ट्रंप के कहने पर एक हफ्ते का सीज़फायर कर रहे हैं। नहीं, यूक्रेन ने इसकी पुष्टि की। तो सवाल ये उठता है कि ट्रंप ऐसा दावा करेंगे ही क्यों? अगर वो सच नहीं है, आखिर वो अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति हैं, उनके लिए इसमें क्या फायदा है? देखिए, इसके कई संभावित कारण हो सकते हैं। पहला, अपनी छवि बनाना। वो दिखाना चाहते हैं कि देखो, जो काम मौजूदा सरकार नहीं कर पा रही, वो मैं एक फोन कॉल पे कर सकता हूँ। हाँ, ये उनके मैं ही शांति ला सकता हूं वाले नैरेटिव को मजबूत करता है, जो उनके राजनीतिक भविष्य के लिए जरूरी हो सकता है। अच्छा। दूसरा, ये मौजूदा अमेरिकी प्रशासन की यूक्रेन नीति को कमजोर करने की कोशिश भी हो सकती है। और यूक्रेन की इस पर क्या प्रतिक्रिया रही होगी? एक तरफ तो राहत की उम्मीद होगी, लेकिन दूसरी तरफ ये भी पता होगा कि ये दावा ट्रंप की तरफ से आ रहा है। बिल्कुल। और यूक्रेनी अधिकारियों की प्रतिक्रिया बहुत सधी हुई थी और संदेह भरी। उन्होंने साफ कहा कि अतीत में रूस ने कई बार वादे तोड़े हैं, इसलिए जब तक जमीन पर हमले सच में रुक नहीं जाते, वो किसी भी दावे पर भरोसा नहीं करेंगे। और हुआ भी वही। कुछ घंटों बाद ही कीव के आसपास हवाई हमलों के सायरन बजने लगे। तो ये दावा हवा में ही ज्यादा था, जमीन पर इसका कोई असर नहीं दिखा। तो ट्रंप का दावा एक तरह से एक राजनीतिक थिएटर है, जिसका सच शायद हमें कभी पता ना चले। सही बात है। लेकिन इसी थिएटर का एक और एक्ट मॉस्को में खेला जा रहा है, जहां पुतिन ने ज़ेलेंस्की के लिए एक बहुत ही सार्वजनिक मंच तैयार किया है। ये निमंत्रण वाली बात क्या है? हाँ, ये ट्रंप की भाग्य से बिल्कुल अलग है। ये एक आधिकारिक, एक सार्वजनिक पेशकश है। रूस ने यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की को सीधी बातचीत के लिए मॉस्को आने का निमंत्रण दिया है। मॉस्को? हाँ, मॉस्को। सिर्फ निमंत्रण ही नहीं, बल्कि उनकी पूरी सुरक्षा की गारंटी का वादा भी किया है। लेकिन इसके साथ एक बहुत बड़ी शर्त जोड़ दी है। और वो शर्त है कि बातचीत सिर्फ मॉस्को में होगी, किसी और न्यूट्रल जगह पर नहीं, जैसे तुर्की या स्विट्जरलैंड में। बिल्कुल। ये तो सीधी सीधी दबाव बनाने वाली बात लगती है ना? ये दबाव से भी बढ़कर है। ये एक मनोवैज्ञानिक जाल है। आप सोचिए, एक देश का राष्ट्रपति
जिसके देश पर हमला हुआ है वो हमला करने वाले देश की राजधानी में जाके बातचीत करें, प्रतीकात्मक रूप से ये एक तरह से झुकने जैसा है। हाँ, ये तो है। पुतिन अपने घर में अपनी शर्तों पर अपने बनाए माहौल में ये बैठक करना चाहते हैं। वो दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि देखिए, यूक्रेन के राष्ट्रपति को शांति के लिए हमारे पास चल कर आना पड़ रहा है। वो पूरी बातचीत के नैरेटिव को शुरू होने से पहले ही कंट्रोल करना चाहते हैं। लेकिन क्या इसमें पुतिन के लिए भी कोई जोखिम नहीं है? मान लीजिए ज़ेलेंस्की ये निमंत्रण स्वीकार कर लेते और मॉस्को पहुंच जाते, तो क्या पुतिन पर कोई ठोस नतीजा देने का दबाव नहीं बनता? पूरी दुनिया की नजरें उन पर होती। ये बहुत अच्छा सवाल है, लेकिन ये एक सोचा समझा जोखिम है और मेरे हिसाब से पुतिन को पता है कि ये जोखिम बहुत कम है। कैसे? वो जानते हैं कि ज़ेलेंस्की के लिए ये निमंत्रण स्वीकार करना लगभग नामुमकिन है। अगर वो मॉस्को जाते हैं तो यूक्रेन के अंदर ही उनका भारी राजनीतिक विरोध होगा। लोग कहेंगे कि आप उस इंसान से मिलने उसकी राजधानी कैसे जा सकते हैं जिसने हमारे शहर तबाह किए हैं। उसे एक राष्ट्रीय अपमान के तौर पर देखा जाएगा। ऐसा प्रस्ताव दे रहे हैं जिससे वो जानते हैं कि स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो इसका मतलब ये निमंत्रण शांति के लिए है ही नहीं, ये यूक्रेन को शांति विरोधी साबित करने के लिए है। एग्जैक्टली ये एक क्लासिक कूटनीतिक चाल है। अब जब ज़ेलेंस्की ने, जैसा कि अपेक्षित था, इस निमंत्रण को अस्वीकार कर दिया, तो रूस पूरी दुनिया में, खासकर ग्लोबल साउथ के देशों में ये प्रचार कर सकता है कि देखिए, हम तो बातचीत के लिए दरवाजे खोल रहे थे। लेकिन यूक्रेनी है जो शांति नहीं चाहता। ये यूक्रेन के अंतर्राष्ट्रीय समर्थन में दरार डालने की एक कोशिश है। और ज़ेलेंस्की ने भी इसका जवाब अपने ही अंदाज में दिया है। उन्होंने पुतिन को ही कीव आने का न्योता दे दिया। हाँ, जो कि एक स्मार्ट जवाबी कदम है। वो उसी तर्क का इस्तेमाल कर रहे हैं जो पुतिन कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अगर आप सच में शांति चाहते हैं तो युद्ध के मैदान में आकर देखिए, हमारी राजधानी में आइए। लेकिन वो भी तो एक प्रतीकात्मक कदम ही है। बेशक, ये भी एक प्रतीकात्मक कदम ही है। असल बात तो यह है कि दोनों पक्ष बातचीत के लिए तैयार ही नहीं है, क्योंकि जो मुख्य मुद्दे हैं उन पर कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। और वो मुख्य मुद्दे क्या हैं? मुझे लगता है कि जमीन का विवाद सबसे बड़ा है। सबसे बड़ा और सबसे मुश्किल। रूस ने यूक्रेन के जिन 4 क्षेत्रों लुहांस्क, डोनेस्क, जापोरेजिया और खिरसौन पर कब्जा करके उन्हें अपना हिस्सा घोषित कर दिया है, वो उन्हें किसी भी कीमत पर छोड़ने को तैयार नहीं है। पुतिन के लिए ये उनकी विरासत और इस युद्ध को सही ठहराने का आधार है। वहीं यूक्रेन के लिए अपनी जमीन का एक एक इंच वापस लेना राष्ट्रीय अस्मिता का सवाल है। इस पर कोई समझौता हो ही नहीं सकता। बिल्कुल नहीं। जमीन के अलावा और क्या बड़ी बाधाएं हैं? दूसरी बड़ी बाधा है सुरक्षा गारंटी। यूक्रेन भविष्य में ऐसे किसी हमले से बचने के लिए नेटो या पश्चिमी देशों से एक ठोस लिखित सुरक्षा गारंटी चाहता है। मतलब एक ऐसी गारंटी कि अगर रूस दोबारा हमला करे तो दूसरे देश उसकी सैन्य मदद के लिए आएंगे। हाँ, और रूस इसे अपनी सुरक्षा के लिए खतरा मानता है और वो इसके लिए कभी राजी नहीं होगा। और फिर शांति सैनिकों की तैनाती जैसे कई और तकनीकी मुद्दे हैं जिन पर भारी असहमति है। तो जब तक इन बड़े मुद्दों पर कोई सहमति की गुंजाइश नहीं दिखती, मॉस्को या कीव में मिलने से कुछ हासिल नहीं होगा। तो अगर हम इन दोनों घटनाओं को एक साथ रखकर देखें, एक तरफ ट्रंप का अपुष्ट दावा और दूसरी तरफ पुतिन का सशर्त निमंत्रण, ये दोनों यूक्रेन के लिए इधर कुआं उधर खाई वाली स्थिति कैसे बनाते हैं? बहुत अच्छी तरह से बनाते हैं। आप ज़ेलेंस्की की जगह खुद को रखकर देखिए। ट्रंप का दावा आता है, अगर आप उसे सीधे सीधे खारिज करती हैं तो आप पर आरोप लग सकता है कि आप शांति की एक कोशिश को नकार रही हैं। और अगर चुप रहती हूं तो भ्रम फैलता है। हाँ, फिर पुतिन का निमंत्रण आता है, अगर आप स्वीकार करती हैं तो ये राजनीतिक आत्महत्या है। अगर आप अस्वीकार करती हैं तो रूस को आप पर शांति विरोधी होने का ठप्पा लगाने का मौका मिल जाता है। तो आप कह रही हैं कि इसका असली मकसद बातचीत नहीं बल्कि बातचीत से भागने का आरोप यूक्रेन पर मढ़ना है। बिल्कुल, और यहाँ एक बड़ा पैटर्न दिखता है। दिलचस्प बात यह है कि ये दोनों ही चालें एक ही प्लेबुक से आती हैं, जिसे हम जिम्मेदारी थोपने की रणनीति कह सकते हैं। स्ट्रैटेजी ऑफ इम्पोज्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। हाँ, चाहे ट्रंप हो या पुतिन, दोनों ही एक ऐसा प्रस्ताव रख रहे हैं जिसे अस्वीकार करने पर यूक्रेन बुरा दिखे। असल लक्ष्य शांति नहीं बल्कि यूक्रेन के अंतर्राष्ट्रीय समर्थन में धीरे धीरे सेंध लगाना है। ये बताने की कोशिश है कि यूक्रेन और उसके पश्चिमी सहयोगी ही हैं जो इस युद्ध को लंबा खींचना चाहते हैं। तो आज की चर्चा को अगर हम समेटें तो हमारे सामने 2 बड़ी बातें हैं जो जमीनी हकीकत से ज्यादा वैश्विक धारणा की लड़ाई के बारे में है। पहला, डोनाल्ड ट्रंप का 1 हफ्ते की युद्ध विराम का दावा, जो शायद कभी साबित न हो सके लेकिन जिसने कुछ समय के लिए सुर्खियां बटोरी और भ्रम पैदा किया। सही बात। और दूसरा, ज़ेलेंस्की को रूस का रणनीतिक निमंत्रण,
जो शांति की पेशकश कम और एक कूटनीतिक जाल ज्यादा लगता है। ये दोनों ही घटनाएं आखिरकार यूक्रेन पर दबाव बढ़ाती हैं। बिल्कुल। और यहाँ हमारे श्रोताओं के लिए सोचने वाली एक बात यह है कि दोनों ही घटनाक्रम, चाहे वो ट्रंप का दावा हो या रूस का निमंत्रण, जवाबदेही का बोझ यूक्रेन और उसके सहयोगियों पर डाल देते हैं। तो शायद असली सवाल ये नहीं है कि शांति वार्ता कब होगी, बल्कि ये है कि कहानी की इस लड़ाई को कौन जीत रहा है। क्योंकि ऐसा लगता है कि इस वक्त असली लड़ाई जमीन पर लड़ी जा रही मिसाइलों के साथ साथ वैश्विक मंच पर लड़ी जा रही कहानियों की भी है। और इस अदृश्य मोर्चे पर कौन से दबाव काम कर रहे हैं, ये देखना इस युद्ध के भविष्य को समझने के लिए शायद सबसे ज्यादा जरूरी है।